चैप्टर 10 बेसिकली हमारे एएस का तो ये चैप्टर 6 है, सही है। और बुक के हिसाब से दिस इज चैप्टर 10, क्योंकि 6 के बाद फिर यूनिट 1 में आपके A2 के चैप्टर्स हैं। ऑलराइट, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बेसिकली हमारा एचआर का एक डिपार्टमेंट होता है। और एचआर डिपार्टमेंट जो है वो सारा हमारा इस चीज पे फोकस रखता है कि कैसे एम्प्लॉयज को मैनेज करा जाए। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू द इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस वर्कर्स so that they help the business gain a competitive advantage. तो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट बेसिकली क्या होता है, एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच होती है जिसमें आप ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स को प्रॉपर्ली मैनेज कर रहे होते हो ताकि आपके बिजनेस को एक competitive एडवांटेज मिल जाए। तो बेसिकली उसके रोल्स क्या होते हैं एचआरएम के रोल्स होते हैं, नंबर 1 वर्कफोर्स प्लानिंग करना कि कितनी वर्कफोर्स आपको रिक्वायर्ड है और क्या स्किल्स चाहिए वर्कफोर्स की। सेकेंडली आपकी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन करना कि कितने लोग आपको हायर करने। thirdly डेवलपिंग एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग वगैरह पे फोकस रखना। फोर्थ इज योर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के आप जो है वो बिजनेसेस एम्प्लॉयज को जो है वो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए। फिफ्थ इज इंश्योरिंग एचआरएम ऑपरेट्स अक्रॉस द बिजनेस कि जितने भी डिपार्टमेंट्स में जितने भी एम्प्लॉयज हैं दे आर वेल मोटिवेटेड, दे आर वेल गाइडेड और सबको इन्वॉल्व करना। सिक्स्थ इज एम्प्लॉय मोरल एंड वेलफेयर कि आप जो है वो एम्प्लॉय को मोटिवेट करें, उनको मॉनिटर करें, उनकी परफॉर्मेंसेस को इम्प्रूव करते रहें। इंसेंटिव सिस्टम इज जो सेवेंथ इज के आप जो है वो उनको एक प्रॉपर इंसेंटिव सिस्टम दें, एक पेमेंट सिस्टम दें। एंड लास्टली इज मॉनिटरिंग, दैट इज मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग द एम्प्लॉय परफॉर्मेंस कि कैसा एम्प्लॉय जो है वो काम कर रहे हैं। तो ये सारे रोल्स जो है वो आपके आप एचआर के होते हैं, इनको हम फंक्शंस ऑफ एचआरएम भी कहते हैं। तो बोथ थिंग्स आर बोथ वर्ड्स आर यूज्ड, और दोनों पे सवाल भी आ चुका है दोनों वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए भी। अब बात करते हैं सबसे पहले, अब एक एक चीज हम लोग ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग चीज डिस्कस करते हैं दैट इज वर्कफोर्स प्लानिंग। तो वर्कफोर्स प्लानिंग होती क्या है? वर्कफोर्स प्लानिंग इज एनालाइजिंग एंड फोरकास्टिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द स्किल ऑफ दोज वर्कर्स दैट विल बी रिक्वायर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। तो वर्कफोर्स प्लानिंग में आप क्या करते हो, आप फोरकास्ट करते हो कि कितने नंबर ऑफ वर्कर्स की जरूरत होगी और कितने वर्कर्स क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी आपको टू अचीव योर बिजनेस ऑब्जेक्टिव। कितने नंबर ऑफ वर्कर्स चाहिए और उनकी क्या स्किल्स चाहिए होंगी आपको टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके जो है वो वर्कफोर्स प्लानिंग होती है। और वर्कफोर्स प्लानिंग स्टार्ट होती है बाय वर्कफोर्स ऑडिट कि पहले आप चेक करते हो कि आपके पास एग्जिस्टिंग स्किल्स और एग्जिस्टिंग क्वालिफिकेशन क्या है, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं। और आप उसके बाद जो है वो अपनी वर्कफोर्स प्लान करते हो, फोरकास्ट करते हो कि और एडिशनल आपको कितने लोग चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी वर्कफोर्स प्लानिंग करूँ तो मेरे एम्प्लॉयज अगर लेट्स सपोज मेरे बिजनेस में 200 एम्प्लॉयज हैं, सही है, और मुझे और एडिशनल की जरूरत है 300 की। पहले मैं जानूंगा कि मेरे पास जो 200 एम्प्लॉयज हैं उनकी क्या स्किल्स हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, और जो एडिशनल 300 चाहिए मुझे वो किस किस पोजीशन पे चाहिए। अब रीजन क्या है वर्कफोर्स प्लानिंग करने का? तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को आप किस तरीके से जो है वो डिटरमिन करते हो। नंबर 1 फोरकास्ट, आपकी डिमांड फोरकास्ट से डिमांड इंक्रीज हो रही है, आपकी सेल्स इंक्रीज हो रही हैं और आपको और लोग चाहिए, तो आप प्रोडक्ट को बनाने में, प्रोडक्ट को बेचने में आपको और लोगों की रिक्वायरमेंट है, तो आप जो है वो और स्टाफ हायर करते हो। फिर प्रोडक्टिविटी लेवल ऑफ स्टाफ, सही है, आपका स्टाफ जो है वो उसकी प्रोडक्टिविटी लेवल अगर लेस सपोज कम है तो प्रोडक्टिविटी लेवल को इंक्रीज करने के लिए यू विल हायर मोर नंबर ऑफ स्टाफ, मोर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। जितने ज्यादा एम्प्लॉयज होंगे उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी लेवल इंक्रीज होगी। थर्डली इज योर ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस के बिजनेस के ऑब्जेक्टिव भी डिपेंड करता है। अगर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है कि भाई सेल्स मैक्सिमाइज करना है, तो सेल्स मैक्सिमाइज करने के लिए आपको और एम्प्लॉयज हायर करने पड़ेंगे जो सेल्स करें, सही है, और प्रोडक्ट आउटपुट प्रोड्यूस करें। तो अगेन यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव भी डिपेंड कर रहा होता है। फिर चेंजेस इन लॉ रिगार्डिंग वर्किंग राइट्स, अगर आपके लेबर जो है जो एवरेज सैलरी है इकोनॉमी की अगर वो कम हो जाती है, लेट्स सपोज, तो आप जो है वो ज्यादा लेबर हायर करोगे तो आपको ज्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज चाहिए होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है लेबर जो है वो सस्ता पड़ रहा है आपको। फिर द लेबर टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म रेट, लेबर टर्नओवर होता है कि कितना वर्कर छोड़ के जा रहा है। अगर ज्यादा वर्कर छोड़ के जा रहे हैं तो ज्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हायर करने पड़ेंगे, बार बार एम्प्लॉयज हायर करने पड़ेंगे। और एब्सेंटिज्म रेट है कि अगर एम्प्लॉयज छुट्टियां ज्यादा कर रहे हैं तो उनको निकाल के दूसरे वर्कर्स हायर करने पड़ेंगे या ज्यादा वर्कर्स रखने पड़ेंगे, ताकि अगर एक छुट्टी कर रहा है तो दूसरा मौजूद हो काम पे। फिर दूसरी चीज है दैट इज द स्किल्स ऑफ वर्कर रिक्वायर्ड, ये कैसे डिटरमिन करते हो आप? The importance of these issue will depend on two main factors. Number one, the pace of technological changes. अगर टेक्नोलॉजिकल चेंज बहुत ज्यादा है, बहुत फास्ट तरीके से चेंजेस आ रहे हैं, तो फिर स्किल्स आपको ऐसे वर्कर चाहिए जिसकी स्किल्स ज्यादा होगी या जो ज्यादा स्किलफुल होगा। ठीक है,
तो जहाँ पे पेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज बहुत ज्यादा है तो वहाँ पे आपको स्किलफुल वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होगी, और द नीड फॉर फ्लेक्सिबल और मल्टी स्किल स्टाफ है, बिजनेस ट्राइज टू अवॉइड एक्सेसिव स्पेशलाइजेशन। तो आपको जो है वो अक्सर उन जगहों पे जहाँ पे डायनामिक एनवायरनमेंट होता है तो वहां पे आप एक्सेसिव स्पेशलाइजेशन नहीं कर सकते। मतलब आप एक ही प्रोडक्ट में स्पेशलाइज नहीं हो सकते, आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे। तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यू शुड बी हैविंग अ फ्लेक्सिबल एंड मल्टी स्किल्ड स्टाफ। तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे आप डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो तो ओवर देयर यू नीड अ हाईली स्किल्ड स्टाफ। और अगर आप कोई ऐसी जब मार्केट में काम कर रहे हो जहाँ पे टेक्नोलॉजिकल चेंज बहुत तेजी से आता है, देन ऑल्सो यू विल बी नीडिंग अ हाईली स्किल्ड स्टाफ। अब बात करते हैं लेबर टर्नओवर की। तो जाहिर सी बात है, आप जब वर्कफोर्स प्लानिंग करते हो आप ये देखते हो कि आपका लेबर टर्नओवर कितना है। लेबर टर्नओवर इज मेजर्स द रेट एट विच द एम्प्लॉयज आर लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन। कितने एम्प्लॉयज छोड़ के ऑर्गेनाइजेशन को जा रहे हैं, दैट इज सिंपली द कैलकुलेशन ऑफ लेबर टर्नओवर। तो लेबर टर्नओवर को मेजर कैसे करते हैं? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लीविंग एनुअली, एवरेज नंबर डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मल्टीप्लाई बाय 100। फॉर एग्जांपल, एक बिजनेस है, बिजनेस ए के पास जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं, सही है, वो है लेट्स सपोज 1000, और जो हर साल जो एट एन एवरेज आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो लीव करके जा रहे हैं वो है लेट्स सपोज 300। तो अब आपका लेबर टर्नओवर कैसा आएगा? लेबर टर्नओवर आएगा 300 अपॉन जितने लोग छोड़ के गए, डिवाइड बाय ऑन एन एवरेज कितने आपके पास लोग थे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपका लेबर टर्नओवर रेट आ गया 30%। इस साल में आपकी 30% लेबर फोर्स आपको छोड़ के चली जाती है। अब लेबर फोर्स छोड़ के चली जाना अच्छी बात है या बुरी बात है? दोनों चीजें इसमें मौजूद है। तो कॉस्ट ऑफ हाई लेबर टर्नओवर, अगर लेबर टर्नओवर बहुत ज्यादा है तो क्या नुकसान होगा? नुकसान ये होगा, कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ऑफ स्टाफ। आपको बार बार स्टाफ की हायरिंग करनी पड़ेगी तो उसकी वजह से आपकी रिक्रूटमेंट कॉस्ट, सेलेक्टिंग कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। पुअर आउटपुट लेवल एंड कस्टमर सर्विस, आपका आउटपुट बार बार कम होता रहेगा क्योंकि एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है। कस्टमर सर्विस आपकी खराब होती रहेगी क्योंकि हर बार कस्टमर जब भी आ रहा है तो नया एम्प्लॉय सामने, तो नए एम्प्लॉयज को जानने पहचानने में टाइम लग जाता है। फिर डिफिकल्ट टू स्टैब्लिश लॉयल्टी, कस्टमर लॉयल्टी नहीं होगी, आपके फेमिलियर कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होंगे कस्टमर के। डिफिकल्ट टू स्टैब्लिश टीम स्पिरिट, आपस में टीम वर्किंग करना काफी मुश्किल हो जाएगा इफ यू हैव अ हाई लेबर टर्नओवर। हाउएवर, हाई लेबर टर्नओवर का बेनिफिट भी है, वो क्या है? लो स्किल्ड वर्कर्स और लेस प्रोडक्टिव वर्कर्स आराम से जो है वो खुद ही जो है वो छोड़ के चले जाएंगे, सही है। तो लो स्किल्ड एंड लेस प्रोडक्टिव वर्कर्स विल गो अवे। फिर उसके बाद न्यू आइडियाज विल बी ब्रॉट इनटू द बिजनेस। जो छोड़ के चले गए, फिर जाहिर सी बात है जब आप रिक्रूट करोगे तो नए आइडियाज आएंगे बिजनेस के अंदर, न्यू प्रैक्टिसेस, न्यू आइडियाज आएंगे बिजनेस के अंदर, नए वर्कर्स आएंगे। A business that plans to reduce staff numbers anyway due to rationalization will find that high labor turnover will do this. Leaving staff may not be replaced. तो जो लोग रैशनलाइजेशन करना चाह रहे हैं या जो बिजनेसेस रैशनलाइज करना चाह रहे थे उनके लिए तो ये एक तरीके से फायदा ही है कि उनको निकालना नहीं पड़ रहा, लोग खुद ही छोड़ के जा रहे हैं। तो वो फर्दर क्या करेंगे और हायरिंग नहीं करेंगे, जो लोग छोड़ के जा रहे हैं उनको जाने देंगे और फर्दर हायरिंग नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिकली उनका रैशनलाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा। तो कभी कभार हाई लेबर टर्नओवर आपको फायदेमंद भी साबित होता है। अब बात करते हैं दूसरे, ये तो ये वर्कफोर्स प्लानिंग हो गया आपका पूरा, और अब बात करते हैं रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की। अब रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एक और रोल होता है आपके एचआरएम का। रिक्रूटमेंट क्या होता है? रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द नीड फॉर अ न्यू एम्प्लॉय, defining the job to be filled and the type of person needed to fill it, and attracting suitable candidates for the job। तो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन क्या होता है कि जब वैकेंसी आती है जब से लेके कैंडिडेट्स के एप्लीकेशन तक, वो पूरा प्रोसेस आपका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है। तो रिक्रूटमेंट में आप वैकेंसी जब अराइज होती है तो आप क्या करते हो, आप डिफाइन करते हो जॉब क्या क्या करनी पड़ेगी, क्या क्या टास्क होंगे, और जो बंदा बैठेगा उसकी स्पेसिफिकेशन क्या होगी। तो इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को जो रिक्रूटमेंट में आप बना रहे होते हैं उसको हम कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन और पर्सन स्पेसिफिकेशन। आगे ये डिस्कस किए हुए इन दोनों डॉक्यूमेंट्स, सही है। तो और उसके बाद जो है वो कैंडिडेट जब हायर होते हैं फिर आप क्या करते हो, शॉर्ट लिस्ट करते हो। अब शॉर्ट लिस्टिंग से जो आपका स्टार्ट होता है वो सिलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ स्टेप्स बाय व्हिच कैंडिडेट्स आर इंटरव्यूड, टेस्टेड एंड स्क्रीन्ड फॉर चूजिंग द बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर द वेकेंट पोस्ट। सिलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है जब आपके पास सीवीज आ जाती हैं, तो सीवीज को आप फिर डिवाइड कर रहे होते हो, जो जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स होते हो उनको आप इंटरव्यू के लिए बुलाते हो, उनको इंटरव्यू करते हो और फिर बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट सेलेक्ट कर रहे होते हो। अब रिक्रूटमेंट सिलेक्शन कब कब जरूरी है? जब आपके एम्प्लॉयज बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हैं, तो बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए आपको एम्प्लॉयज की और जरूरत पड़ती है, तो आप रिक्रूट एंड सेलेक्ट करोगे।
और दूसरा ये है कि जब बिजनेस में लेबर टर्नओवर हाई है। ये दोनों रीजन है जिसकी वजह से आप जो है वो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ज्यादा से ज्यादा करोगे। अब प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन क्या है? स्टेज वन है स्टैब्लिशिंग द नेचर ऑफ द जॉब। जॉब वैकेंसी है। जब जॉब वैकेंसी आती है तो आप क्या करते हो? जॉब डिस्क्रिप्शन बनाते हो। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है? इट इज अ डिटेल लिस्ट ऑफ की पॉइंट्स अबाउट द जॉब टू बी फिल्ड, स्टार्टिंग एट स्टेटिंग ऑल इट्स की टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सारे की टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आप जॉब के बारे में बताते हो तो उसको हम सिंपली जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं। स्टेज टू इज योर ड्राइंग अप अ पर्सन स्पेसिफिकेशन। कि जो आपका एम्प्लॉय होगा उसे ये उसके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो सारी चीजें आप जो है वो डिफाइन कर रहे होते हो। तो दैट इज सिंपली योर पर्सन स्पेसिफिकेशन विच इज योर स्टेज टू। तो स्टेज वन इज कि आप वैकेंसी आती है तो जॉब डिस्क्रिप्शन क्रिएट करते हो, और स्टेज टू इज कि आप जो है वो एक पर्सन स्पेसिफिकेशन बना रहे होते हो। मूविंग ऑन टू स्टेज थ्री, दैट इज प्रिपेयरिंग अ जॉब एडवर्टाइजमेंट, दैट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। अब आप जॉब को एडवर्टाइज करने की कोशिश करते हो, और एडवर्टाइज आप या तो इंटरनली करते हो या तो एक्सटर्नली करते हो। मतलब जो एम्प्लॉयज आप हायर करना चाहते हो वो आप इंटरनली मतलब विद इन द बिजनेस हायर कर रहे हो, और एक्सटर्नली मतलब आउटसाइड द बिजनेस हायर कर रहे हो। तो बेनिफिट्स ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट क्या होते हैं? एप्लीकेशंस में बी ऑलरेडी नोन टू द बिजनेस। आपके जो एप्लीकेंट्स हैं जो अप्लाई कर रहे हैं वो ऑलरेडी बिजनेस के बारे में जानते होंगे, और बिजनेस भी उन एप्लीकेंट्स के बारे में जानता होगा। एप्लीकेंट्स विल ऑलरेडी नो द ऑर्गेनाइजेशनल एंड इट्स इंटरनल मेथड। तो ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग वगैरह करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी आपका एम्प्लॉय बिजनेस को जानता होगा। थर्ड इज ऑफन क्विकर देन एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। इंटरनल रिक्रूटमेंट में इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता। However, benefits of external recruitment क्या है? External applicant will bring new idea and practices। किसी और ऑर्गेनाइजेशन से आया है, किसी और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से आया है, तो वो नए आइडियाज और नए प्रैक्टिसेस लेकर आ सकता है। शुड बी अ वाइड चॉइस ऑफ एप्लीकेंट्स, जस्ट नॉट लिमिटेड टू इंटरनल स्टाफ। तो ये आपके पास जो है वो वाइड चॉइस ऑफ एप्लीकेंट्स होने मौजूद है कि आप एक्सटर्नली जो है वो पूरी मार्केट आपके पास अवेलेबल है, उस मार्केट में से आप सेलेक्ट कर सकते हो। इंटरनल में क्या होता है कि सिर्फ जो इंटरनली लोग काम कर रहे हैं उनमें से आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। फिर थर्ड इज अवॉइड रिसेंटमेंट समटाइम्स फेल्ड बाय एग्जिस्टिंग स्टाफ। कि फॉर एग्जांपल अगर दो एम्प्लॉयज हैं एक ही पोजीशन पे काम कर रहे हैं, आपने क्या करा? आपने इंटरनल रिक्रूटमेंट करा तो इसको प्रमोट कर दिया, और ये प्रमोट नहीं हुआ तो ये इससे क्या होगा? जेलस हो जाएगा, और रिसेंटमेंट इसके दिल में आ जाएगी कि यार बिजनेस जो है वो मेरे जो काम को वो सराहता नहीं है, बिजनेस मेरे काम को जो है वो इतना रिकग्नाइज नहीं करता। सही है, तो ये फिर डीमोटिवेट हो जाएगा। तो अक्सर जो है वो अगर आप इंटरनली हायर करते हो तो जो एम्प्लॉय जो प्रमोट हो गया होता है वो तो मोटिवेट हो जाता है, लेकिन जो एम्प्लॉय जो प्रमोट नहीं होता वो डीमोटिवेट हो जाता है। तो काफी रिसेंटमेंट के कॉजेज भी होते हैं। तो खैर ये आपका दो तरीके हैं जिससे आप एडवर्टाइज करते हो जॉब को, या तो इंटरनली रिक्रूट करते हो या तो एक्सटर्नली रिक्रूट करते हो। फिर जाहिर सी बात, फिर स्टेज फोर में क्या आता है कि आपके पास शॉर्ट लिस्ट आती है, एप्लीकेंट्स आते हैं, एप्लीकेंट्स को फिर आप शॉर्ट लिस्ट करते हो। शॉर्ट लिस्ट का मतलब ये है कि अब आप जो है वो उनकी सीवी देखते हुए उनको जो है वो शॉर्ट लिस्ट कर रहे होते हैं कि कौन सूटेबल है जॉब के लिए और कौन सूटेबल नहीं है जॉब के लिए। फिर उसके बाद स्टेज फाइव है, दैट इज सेलेक्टिंग बिटवीन एप्लीकेंट्स थ्रू इंटरव्यूज, रेफरेंसेस, टेस्टिंग एंड असेसमेंट सेंटर्स। तो यहाँ पे आप जब एप्लीकेंट्स आ जाते हैं फिर उनको इंटरव्यूज देते हो, उनके रेफरेंसेस देखते हो, फिर टेस्टिंग करते हो उनकी, मतलब कोई टास्क वास्क दे के, और असेसमेंट क्राइटेरिया मतलब कोई टेस्ट वगैरह फिल करवा दो ताकि उससे पता चले उनकी कितनी नॉलेज है। फिर एक और फंक्शन या एक और रोल जो होता है एचआर का वो होता है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स देना। सही, और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट सेट्स आउट द टर्म्स एंड कंडीशंस गवर्निंग अ वर्कर्स जॉब। एक वर्कर जो है वो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस उसको फॉलो करनी है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन उसको बिजनेस में फॉलो करने हैं, वो सारी चीजें जो है वो उसके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में होती हैं। तो एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीजें होती हैं? आपके एम्प्लॉय क्या काम करेगा, परमानेंट है या टेम्पररी है, वर्किंग आवर्स क्या होंगे, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, पार्ट टाइम है, फुल टाइम काम करेगा, वीकेंड ऑन है या ऑफ है, पेमेंट सिस्टम क्या है, हॉलीडे एंटाइटलमेंट है कि इसको छुट्टियां मिलेंगी साल की या नहीं मिलेंगी, फिर नंबर ऑफ डेज कितने दिन पहले प्रायर बताना पड़ेगा जब आप छोड़ के जा रहे होगे। तो ये सारी चीजें आपके नॉर्मल एक टिपिकल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में होती हैं। अब टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट तो दो टाइप्स होते हैं आपके, पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट होता है और फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट होता है। पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट में वर्कर जो है वो 40 घंटे या उससे कम काम कर रहा होता है पूरे वीक में, और फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट होता है कि 40 घंटे से ज्यादा काम करना। ठीक है, तो फुल टाइम और पार्ट टाइम में आवर्स का फर्क होता है। पार्ट टाइम मतलब कि 40 घंटे या उससे कम काम करना,
मतलब 5 hours डे और 8 days 7 days अ वीक तकरीबन, और 35 to 40 hours से कम काम करना। और फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि 8 घंटे काम कर रहे हो आप, हफ्ते में 5 दिन काम कर रहे हो 8 8 घंटे, तो 40 घंटे, या कभी कभार ओवर टाइम भी लग जाता है, तो 45 46 60 50 आवर्स वीक। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन होता है आपका एचआरएम का या रोल होता है, उसको हम रिडंडेंसी और डिसमिसल का कहते हैं, कि एम्प्लॉयज को रिडंडेंट करना या डिसमिस करना किसी भी रीजन की वजह से, वो भी जो है वो आपका एचआरएम ही देख रहा होता है। तो डिसमिसल क्या होता है? डिसमिसल इज बीइंग डिसमिस्ड और सैक्ड फॉर अ जॉब ड्यू टू इनकॉम्पिटेंस और ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन। आपने कोई रूल तोड़ा है ऑर्गेनाइजेशन का, या आप इनकॉम्पिटेंट हो। इनकॉम्पिटेंट मतलब आप अब जो है वो फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी चेंज आ गया, अब आपकी जरूरत नहीं है, आप इनकॉम्पिटेंट हो गए बिजनेस के लिए, तो इन दोनों सूरतों में आप जो है वो एम्प्लॉयज को डिसमिस कर देते हो। या एम्प्लॉय ने अगर कोई रूल तोड़ा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन में बदतमीजी की है, तो उसकी वजह से आप एम्प्लॉयज को निकाल देते हो। यार प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट का क्वेश्चन आ सकता है कि आप का जो है वो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करें, इसका फायदा और नुकसान बताएं। तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का प्रोसेस पूरा एक्सप्लेन करना है उसके अंदर, सही है। वो मैक्सिमम आपके 5 मार्क का सवाल आएगा, सही है, कि उसमें डिफरेंट स्टेजेस बताएं, और उसमें सिलेक्शन में क्या होता है। ये डिफरेंस एक सवाल जो है वो पास पेपर में आया हुआ है, वो ये आया हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट एंड इंटरनल रिक्रूटमेंट बताएं, सही है, और डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन बताएं। दोनों चीजें, मतलब दोनों की डेफिनेशन मैंने आपको बताई हुई है, तो दोनों में डिफरेंसेस आपको पता है। तो एज सच 8 मार्क या 12 मार्क का सवाल आज तक नहीं आया है। हाँ, अलबत्ता इंटरनल और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में आ चुका है, तो ये कि दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताएं, तो ये जो है वो आपका सवाल आ सकता है मेनली। अनफेयर डिसमिसल की बात करते हैं, तो अनफेयर डिसमिसल क्या होता है कि जब आप वर्कर को बगैर किसी रीजन के, सही है, या निकाल देते हो ऑन डिस्क्रिमिनेशन, या किसी भी बगैर रीजन की वजह से, वो रीजन जो लॉ के हिसाब से अनफेयर है, सही है, तो उसके हिसाब से आपने जो है वो उस वर्कर को निकाल दिया, दैट मीन्स कि आप अनफेयर डिसमिसल कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अक्सर होता है कि अगर आप सेम कम्युनिटी के नहीं हो, सही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मेमन नहीं हो तो आपको काम से निकाल दिया जाएगा, या आप अगर मुस्लिम नहीं हो तो काम पे निकाल दिया जाएगा। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएस में काफी जो है वो अनफेयर डिसमिसल्स होते थे, कि इफ यू आर ब्लैक यू विल नॉट गेट अ गुड जॉब, इफ यू आर वाइट देन यू विल गेट अ गुड जॉब। तो यहाँ पे ये ब्लैक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन काफी होता था, तो इसको हम कहते हैं सिंपली अनफेयर डिसमिसल। और रिडंडेंसी क्या होती है कि जब आपको एम्प्लॉय की सर्विसेज की जरूरत नहीं होती। इट इज व्हेन अ जॉब इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, द एम्प्लॉय डूइंग द जॉब बिकम्स अननेसेसरी थ्रू नो फॉल्ट ऑफ देयर ओन। फॉर एग्जांपल बिजनेस बंद होता है, तो बाहर जो गार्ड बैठा हुआ है उस गार्ड की जरूरत नहीं होगी, तो गार्ड ने कोई गलती नहीं करी है, असल में बिजनेस जो है वो बंद हो गया, तो उसकी वजह से उस गार्ड की अब जरूरत नहीं है। तो ये सिंपली 3 तरीके के आपके रिडंडेंसी और डिसमिसल्स होते हैं, और आपका जो एचआर डिपार्टमेंट है उसका ये रोल होता है कि वो रिडंडेंसी और डिसमिसल को भी देखे। मूविंग ऑन, स्टाफ मोरल एंड वेलफेयर। आपके एचआर का ये भी काम होता है कि वो स्टाफ को मोटिवेट करे और स्टाफ के मोरल और वेलफेयर को इंक्रीज करे। HRM is responsible for motivation of employees and boosting their morale so that they work to achieve the objectives. अब बेसिकली एचआर करता है क्या है? एचआर करता है एम्प्लॉय अप्रेजल। एम्प्लॉय अप्रेजल में वो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस देखता है, और उसी हिसाब से फिर एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए उसको फाइनेंशियल मोटिवेशन देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं साल के आखिर में अपने एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को एनालाइज करूं, तो परफॉर्मेंस एनालाइज होती है और फिर एक ग्रेड दिया जाता है, ए बी या सी या डी। अब अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस है तो ए ग्रेड, एवरेज परफॉर्मेंस है बी ग्रेड, और मिनिमम मतलब बिलो एवरेज परफॉर्मेंस है तो सी ग्रेड। और उस पे फिर आपका इंक्रीमेंट होता है। ए ग्रेड वाले को जो है वो बोनस मिलेगा, सही है। फॉर एग्जांपल अगर उसकी सैलरी ले सपोज 60,000 है, तो डबल बोनस मिलेगा, दैट मीन्स कि उसको 1,20,000 का बोनस मिलेगा, डबल द सैलरी। और अगर कोई बी कैटेगरी वाला है तो उसको एक बोनस मिलेगा, दैट मीन्स कि अगर उसकी 60,000 सैलरी है तो 60,000 का बोनस उसको मिलेगा। और सी में आपको जो है वो सी कैटेगरी में बस एक 20,000 का इंक्रीमेंट मिलेगा, या आपको जो है वो नॉर्मल जो है वो बोनस मिलेगा 20,000 का। तो ये कैटेगरीज होती है, और कैटेगरीज के हिसाब से जो है वो फिर आपको जो है वो बोनस या मोटिवेशन दी जाती है। तो इसको हम कहते हैं एम्प्लॉयज अप्रेजल। तो द प्रोसेस ऑफ असेसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ एन एम्प्लॉय जस्ट अगेंस्ट द प्रीसेट ऑब्जेक्टिव्स। तो जो ऑब्जेक्टिव और टारगेट दिए हैं एम्प्लॉयज को, उसके अगेंस्ट में आप जो है वो असेस कर रहे होते हो, तो इसको हम सिंपली कहते हैं एम्प्लॉय अप्रेजल।
फिर आपके स्टाफ का मोरल और वेलफेयर जो है वो इंक्रीज करने के लिए वर्क लाइफ बैलेंस देना बहुत जरूरी है। वर्क लाइफ balance is a situation where employees are able to give the right amount of time and effort to work and to their personal life outside work, for example to family or other interest। आप इतना काम दो एम्प्लॉय को, सही है कि एम्प्लॉय जो है वो हर वक्त आपका काम नहीं कर रहा हो, बल्कि एम्प्लॉय सिर्फ ऑफिस तक हद तक आपका काम कर रहा हो और घर जाके उसके पास फ्री टाइम हो कि वो अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जो है वो टाइम स्पेंड कर सके। तो वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो एचआर को देखना बहुत जरूरी है कि एम्प्लॉयज को इतना ज्यादा काम नहीं दिया जा रहा हो कि वो उनका वर्क लाइफ बैलेंस बिल्कुल ही खराब हो गया हो। पाकिस्तान में खैर इस चीज की कोई वो नहीं होती, पाकिस्तान में सिर्फ काम चाहिए, आपका वर्क लाइफ बैलेंस वगैरह गया भाड़ में। लेकिन बाहर के ममालिक में देखा जाए, यूएस कनाडा वगैरह, यहाँ पे जो है वो वर्क लाइफ बैलेंस पे काफी फोकस करा जा रहा है आजकल। अब वर्क लाइफ बैलेंस अचीव कैसे होता है? बाय फ्लेक्सिबल वर्किंग। कोविड के बाद से लोग काफी फ्लेक्सिबल वर्किंग हो गए हैं कि भाई फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है काम में, कि आपको अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर लेट्स सपोज आपकी क्लास आज मैंने 2 बजे रखी है, कल शायद मैं 6 बजे रखूं, तो ये क्या है? फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स है। क्या आपको जो है वो डिफरेंट टाइमिंग पे क्लास ले रही है, तो इसी तरह बिजनेस के लिए जो है वो एम्प्लॉयज की आवर्स फ्लेक्सिबल होते हैं कि एम्प्लॉयज से अगर काम आज 3 बजे नहीं है 6 बजे, तो एम्प्लॉय 6 बजे आ जाए। तो फ्लेक्सिबल वर्किंग की वजह से भी जो है वो काफी बिजनेस में वर्क लाइफ बैलेंस आ सकता है। फिर टेली वर्किंग। टेली वर्किंग मतलब वर्क फ्रॉम होम, घर से काम करना भी जो है वो काफी ज्यादा जो है वो बिजनेस को, एम्प्लॉयज को वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करके दे रहा है। फिर है जॉब शेयरिंग। जॉब शेयरिंग क्या होता है कि एक ही पोजीशन पे आप 2 बंदे बिठाते हो ऑन अ पार्ट टाइम बेसिस। तो अलाउइंग 2 people to fill one full time vacancy, although each worker will only receive a portion of full time pay। फॉर एग्जाम्पल एक पोजीशन है उस पर मैं 80,000 सैलरी दे सकता हूँ। मैंने क्या करा, मैंने उस एक पोजीशन पे 2 एम्प्लॉयज बैठा बिठा दिए 30,000 पे, सही है। तो वो 2 बंदे भी हैं जो काम कर रहे हैं एक बंदे का, और उनको सैलरी भी मैं कम दे रहा हूँ। तो इस तरीके से जो है वो वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन हो सकता है कि एक पे पूरा बर्डन नहीं डालो, बस एक और 2 एम्प्लॉयज जो है वो उन पे डिवाइड कर दो काम उसको। फिर मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैव पॉलिसीज व्हिच ट्राई टू इंश्योर इक्वालिटी एंड डाइवर्सिटी। अब इक्वालिटी और डाइवर्सिटी क्या होती है? अब आपकी जो वर्कफोर्स, ये पॉलिसी डिपेंड करती है आपकी वर्कफोर्स पे। अगर आपकी फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में मेजोरिटी हर ऑर्गेनाइजेशन में मुस्लिम्स काम करते हैं, तो इक्वालिटी पॉलिसीज जो है वो वहां पे इस्तेमाल होगी। तो practices and processes aimed at achieving a fair organization where everyone is treated in the same way and has the opportunity to fulfill their potential। फॉर एग्जाम्पल अगर सारे मुस्लिम काम कर रहे हैं आपकी कंट्री में, तो सबको ही छुट्टी मिलती है ईद की, और किसी को क्रिसमस वगैरह की छुट्टी नहीं मिलती। तो ये आपकी इक्वालिटी पॉलिसी होती है कि अगर लेट्स सपोज अगर आपके पास डाइवर्स वर्कफोर्स है, आपके उसमें जो है वो हिंदू मुस्लिम सब काम कर रहे हैं, तो इक्वालिटी पॉलिसी क्या होगी कि भाई सबको त्योहारों पे छुट्टी दी जाए या नहीं दी जाए। अगर त्योहारों पे छुट्टी दी जाए तो दैट मीन्स के सबको जो है वो छुट्टियां मिल रही हैं, दिवाली पे भी सबको छुट्टियां मिल रही हैं, अपना ईद पे भी। तो ज्यादातर गवर्नमेंट में देखा जाए तो इक्वालिटी पॉलिसी का इस्तेमाल होता है। हाउएवर आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो वहाँ पे काफी डाइवर्स कल्चर होता है, और वहाँ पे डाइवर्सिटी पॉलिसी का इस्तेमाल हो रहा होता है। डाइवर्सिटी पॉलिसीज प्रैक्टिसेस एंड प्रोसेसेस एम्ड एट क्रिएटिंग अ मिक्स्ड वर्कफोर्स एंड प्लेसिंग पॉजिटिव वैल्यू ऑन डाइवर्सिटी इन वर्कप्लेस। तो इसका डाइवर्सिटी इन वर्कप्लेस का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं, तो हर किसी को उनके त्योहार पे आप छुट्टी दे रहे हो। तो ये जैसे डाइवर्स वर्कफोर्स है आपके पास, तो अगर मुस्लिम जिस दिन छुट्टी कर रहा है ईद पे, तो उस दिन हिंदू आके काम करेगा, और जिस दिन हिंदू जो है वो छुट्टी कर रहा है दिवाली पे, तो वहां पे उस दिन मुस्लिम आके काम करेगा। तो इसको हम सिंपली कहते हैं डाइवर्सिटी पॉलिसी या डाइवर्स कल्चर। तो ये दोनों पॉलिसीज जो है वो आपके एम्प्लॉयज को बेनिफिट ही कर रही होती है, एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए ही सेट करी जाती हैं, कि इक्वालिटी पॉलिसी या डाइवर्सिटी पॉलिसी। बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन द वर्कफोर्स, कि आपके पास वर्कफोर्स डाइवर्स्ड है या वर्कफोर्स इक्वल है। अगर वर्कफोर्स इक्वल है मतलब सारे एक ही रिलीजन के एक ही तरीके के लोग हैं, सही है, या सारी फीमेल्स हैं सारे मेल्स हैं, एक ही तरीके के लोग हैं, तो इक्वालिटी पॉलिसी इस्तेमाल करोगे। और अगर डाइवर्स वर्कफोर्स है तो डाइवर्सिटी पॉलिसी इस्तेमाल करोगे। फिर बात करते हैं ट्रेनिंग की। और ट्रेनिंग क्या होता है? ट्रेनिंग इज सिंपली कि आप जब एम्प्लॉयज की स्किल्स को डेवलप करते हो, और ये भी एक रोल होता है एचआर का। तो वर्क रिलेटेड एजुकेशन टू इंक्रीज वर्कफोर्स स्किल्स एंड एफिशिएंसी। तो वर्क रिलेटेड एजुकेशन जब आप प्रोवाइड कर रहे होते हो वर्कर्स को, दैट इज सिंपली ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग में आपकी 3 तरीके की ट्रेनिंग होती है। इंडक्शन ट्रेनिंग, इंट्रोडक्टरी ट्रेनिंग देना एक एम्प्लॉय को, जब एम्प्लॉय ज्वाइन करता है तो उसको प्रैक्टिसेस बताना पूरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है? जब
एक वर्कर के साथ एक सीनियर अटैच कर देते हो और वो सीनियर उसको काम सिखा रहा होता है। फिर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का क्या मतलब होता है कि जब आप काम से बाहर, काम के बाद जाके कहीं एक स्पेसिफिक जगह पे जाके आप जो है वो ट्रेनिंग ले रहे होते हो, तो दैट इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। सही है। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग एम्प्लॉयज फॉर अ बिजनेस। अब खर्चे या नुकसान क्या है ट्रेनिंग करने के एम्प्लॉयज का? नंबर वन, ट्रेनिंग कैन बी एक्सपेंसिव, और ट्रेनिंग लेके एम्प्लॉयज कहीं और किसी और बेटर जॉब की तरफ चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल मेरी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था एक एम्प्लॉय, मेरे से ट्रेनिंग ली उसने और वो अब जाके वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो हेल्प आउट कर रहा है, तो ट्रेनिंग का खर्चा सारा मैंने उठाया, लेकिन वो ट्रेनिंग लेके किसी और ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प कर रहा है, तो दैट इज सिंपली डिसएडवांटेज फॉर द बिजनेस ऑफ ट्रेनिंग। हाउएवर, अगर आप अनट्रेन्ड एम्प्लॉयज रखोगे और उनको ट्रेन नहीं करोगे, सही है, तो क्या मसला आएगा कि बिजनेस अनट्रेन्ड एम्प्लॉयज में जो है वो प्रोडक्टिविटी कम होती है। सही है। और काफी इनफ्लेक्सिबल हो जाएगा बिजनेस। सेकेंडली, एक्सीडेंट्स अकर हो जाएंगे, मशीन चलानी नहीं आएगी तो इंजरीज हो सकती हैं। सही है। वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है तो पॉसिबली जो है वो आपका ट्रेनिंग की वजह से, ट्रेनिंग ना देने की वजह से ये इश्यूज आ सकते हैं। विदाउट बीइंग पुश टू अचीव अ हायर स्टैंडर्ड और अदर स्किल, वर्कर्स में बिकम बोर्ड एंड डिमोटिवेटेड। आप जो है वो ट्रेन नहीं करोगे वर्कर्स को, वर्कर्स बोर्ड हो जाएंगे और डिमोटिवेटेड हो जाएंगे। फिर मैनेजमेंट एंड वर्कफोर्स रिलेशन। अब आपके जो एचआर है उसका काम होता है कि मैनेजमेंट और वर्कफोर्स के रिलेशन को मेंटेन रखना आपस में। सही है कि मैनेजर और वर्कफोर्स जो है वो दोनों मेंटेन रहे, मतलब उनके रिलेशनशिप अच्छे रहे। तो कॉपरेशन कैन रिजल्ट इन रियल बेनिफिट्स टू मैनेजर्स एंड वर्कर्स। अगर आपस में दोनों मैनेजर और वर्कर, देखें मैनेजर और वर्कर हमेशा फड्डा कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, या आप लोग को चीजें पता चलेंगी जब आप रियल लाइफ में जाएंगे, अपना ऑक्यूपेशन वाली लाइफ में जाएंगे। अक्सर ये होता है कि मैनेजर आपको जो है वो काम दिए जा रहा है, आपकी मैनेजर से हट रही होती है। तो ये मतलब आजकल मैं देखता हूँ कि जो भी यंगस्टर्स होते हैं जो काम कर रहे हैं, वो ये ज्यादातर बता रहे होते हैं, ये इश्यूज डिस्कस कर रहे होते हैं कि यार मैनेजर ने इतना काम दिया हुआ है, मैनेजर जो है वो ये कर रहा है वो कर रहा है, तो अक्सर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट हमेशा ज्यादा होते हैं। सही है। बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कफोर्स। सही है। तो मैनेजमेंट और वर्कफोर्स अगर आपस में मिलके चलेगी तो बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? फ्यूअर डेज आर लॉस्ट थ्रू स्ट्राइक्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल एक्शन। जब एक दूसरे की बातें मानोगे तो आपकी स्ट्राइक्स वगैरह नहीं होंगी। फिर इट विल बी मच इजियर फॉर मैनेजमेंट टू इंट्रोड्यूस चेंज। अगर आपके वर्कर्स आप और मैनेजर्स दोनों कॉन्फ्लिक्ट या कॉपरेट करते हैं तो चेंज जो है वो आराम से आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑटोमेशन लेकर आनी है फैक्ट्री के अंदर तो वो ऑटोमेशन आराम से आ जाएगी अगर एम्प्लॉयज और मैनेजर्स जो है वो आपस में मिलके काम करें और कॉपरेट करें। Third is the contribution of the workforce is likely to be recognized by management and pay levels and other benefits might reflect this. तो contributions of workforce, सही है, मैनेजमेंट अगर उसको एट्रीब्यूट करे और उसको देखे और उसको सराहे, मतलब अगर एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है तो मेक श्योर करे कि वो उसको उसका बेनिफिट दे, तो उसकी वजह से जो है वो एम्प्लॉय जो है वो मोटिवेटेड रहेगा। और अगर आपके वर्कफोर्स जो है वो और मैनेजमेंट में फड्डा होता है, तो फड्डा क्यों आता है? क्योंकि जाहिर सी बात है आपके एम्प्लॉयज और मैनेजर जो है वो एक दूसरे की सुनते नहीं है, या एक दूसरे से जो है वो जो है वो कॉपरेट नहीं करते, तो उसकी वजह से जो है वो ट्रेड यूनियंस का क्रिएशन होती है। अब ट्रेड यूनियंस क्या होते हैं? ट्रेड यूनियंस बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिनको वर्कर्स ज्वाइन करते हैं, और इनका काम क्या होता है ट्रेड यूनियंस का, कि वर्कर्स के राइट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो द there are various reasons for a worker to join a trade union. A worker एक trade union join क्यों करता है? Number one, the basis of trade union influence has been power through solidarity. उसको ताकत मिलती है। ताकत मिलती है किस चीज में? इसके डिसीजंस पे। फॉर एग्जाम्पल भाई मैं बोलूं भाई मेरी सैलरी बढ़ाओ, अब मैं अकेला जाके बोलूंगा ना तो ऑर्गेनाइजेशन कोई भी काम मतलब मेरी सुनेगी नहीं, मुझे भगा देगी। हाउएवर अगर हम 100 एम्प्लॉयज जाके एक साथ बोले ना सैलरी बढ़ाओ, तो इसको हम कहते हैं पावर थ्रू सॉलिडारिटी। तो ट्रेड यूनियन ज्वाइन करने का रीजन क्या है? एम्प्लॉय का, कि पावर मिलती है उसको। फिर इंडिविजुअल एक्शन, मतलब कि अगर इंडिविजुअल कोई भी स्ट्राइक वगैरह पे वो इंडिविजुअल एक्शन ये होता है कि अगर लेट्स सपोज इंडिविजुअल को कोई अनफेयर मीन से ट्रीट करा जा रहा है, या इंडिविजुअल को अगर कोई केस वगैरह लड़ना है, तो उसको जो है वो सपोर्ट करेगी आपकी ट्रेड यूनियन। फिर यूनियन प्रोवाइड लीगल सपोर्ट टू एम्प्लॉयज। Unions put pressure on employers to ensure that all legal requirements are met. ट्रेड यूनियंस जो है वो एम्प्लॉयर्स पे काफी बर्डन और काफी प्रेशर डाल रहे होते हैं कि आप जो है वो सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स जो है वो मीट करो, सारी जो है वो सैलरी सेफ्टी रेगुलेशंस वगैरह ये सारी चीजें दो अपने एम्प्लॉयज को। अब करेक्ट, अब बेसिकली जब आपका ट्रेड यूनियन और आपका बिजनेस आपस में बात कर रहे होते हैं तो उसको हम सिंपली कहते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। क्या कहते हैं?
कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग होता है क्या है कि व्हेन द बिजनेस एंड द ट्रेड यूनियन नेगोशिएट्स विद ईच अदर। तो जब नेगोशिएशंस होती है ना बिजनेस और ट्रेड यूनियन के बीच में, उसको हम कहते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। मतलब आपस में मिलके कुछ आप अपनी बात मनवाते हो और कुछ आप उनकी बात मानते हो। बेनिफिट क्या है? एम्प्लॉयर्स कैन नेगोशिएट विद वन ट्रेड यूनियन, सही है, ऑफिसर रादर देन विद इंडिविजुअल वर्कर्स। अब आपको सारे एम्प्लॉयज से इंडिविजुअली नेगोशिएट नहीं करना पड़ता, यहाँ पे आप सिर्फ जो रिप्रेजेंटेटिव है ट्रेड यूनियन का उसके साथ नेगोशिएट करते हो। सेकेंडली, यूनियन ऑफिशियल्स कैन प्रोवाइड अ यूजफुल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन विद वर्कर्स। आपकी कम्युनिकेशन विद वर्कर्स स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि कोई भी चीज आपको इम्प्लीमेंट करनी होती है, आप ट्रेड यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव को बताते हो, वो रिप्रेजेंटेटिव पूरे वर्कर्स को बता देता है। यूनियंस कैन इम्पोज डिसिप्लिन। अक्सर क्या होता है, ये यूनियंस जो है वो डिसिप्लिन होती है काफी ज्यादा, और ये मेक श्योर करती है कि जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं इसके अंडर ये भी काफी डिसिप्लिन रहे। तो यहाँ पे ये भी फायदा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो काफी डिसिप्लिन वगैरह फॉलो हो रहा होता है, और इंडस्ट्रियल एक्शंस वगैरह इतनी आसानी से नहीं लिए जा रहे होते। एंड लास्टली, ग्रोथ ऑफ, या अगर लिए भी जा रहे होते हैं तो काफी काफी तमीज के इंडस्ट्रियल एक्शन लिए जा रहे होते हैं। ये नहीं कि जला दी पूरी फैक्ट्री या आग लगा दी पूरी मशीनों को, ऐसे इंडस्ट्रियल एक्शन नहीं लिए जाते। तो काफी डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन होता है। फिर उसके बाद ग्रोथ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनरशिप यूनियनिज्म हैज गिवन employers a valuable forum of discussing issues of common interest and making new workplace agreements। तो यहाँ पे ये है कि ट्रेड यूनियंस और कलेक्टिव बार्गेनिंग का बेनिफिट ये है कि कभी कभी एम्प्लॉयर्स जो गलतियां कर रहे होते हैं वो खुद भी रियलाइज नहीं कर रहे होते हैं कि वो एम्प्लॉयज के साथ क्या गलतियां कर रहे हैं। तो जब ट्रेड यूनियन ये हाईलाइट करता है कि भाई ये चीजें आप जो है वो गलती कर रहे हो, तो एम्प्लॉयर्स को वो रियलाइज होता है और फिर वो अपने चीजें जो है वो सुधारने की कोशिश करता है। तो बेसिकली एक तरीके से ये बेनिफिट है कि आपका जो ट्रेड यूनियन है वो आपको रियलाइज करवाता है कि आप क्या क्या गलतियां कर रहे हो। और अगर कोई डिस्प्यूट आता है बिटवीन द बिजनेस एंड द ट्रेड यूनियन, तो वो क्या होता है? अब इंडस्ट्रियल एक्शंस, ट्रेड यूनियन क्या किस किस तरीके के इंडस्ट्रियल एक्शन लेता है? कलेक्टिव बार्गेनिंग की, दैट इज के नेगोशिएट करता है पहले। अगर नेगोशिएशन से बात नहीं बनती तो वो काम स्लो डाउन कर देता है। वर्क टू रूल करता है। वर्क टू रूल का मतलब ये होता है कि जितना काम मैंने डिसाइड किया था, जितना काम एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में है, उतना ही करूंगा। सही है, तो जितना काम डिसाइड हुआ है उतना ही काम करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। मतलब आप जो है वो एडिशनल काम कोई नहीं करोगे। फिर ओवर टाइम बैन लगा दिया कि एक्स्ट्रा आवर्स, वर्किंग आवर्स जो है वो काम नहीं करोगे। और स्ट्राइक एक्शन के बिल्कुल ही काम छोड़ के जो है वो बैठ गए फैक्ट्री के बाहर और स्ट्राइक कर रहे हैं, जैसे अक्सर लॉयर्स पाकिस्तान में और डॉक्टर्स जो है वो कर रहे होते हैं। ठीक है। और इंडस्ट्रियल एक्शन बाय एम्प्लॉयज, और एम्प्लॉयर्स भी जो है वो इंडस्ट्रियल एक्शन ले रहे होते हैं। अब एम्प्लॉयर्स क्या लेते हैं? पहले वो भी नेगोशिएट करते हैं, नेगोशिएशन से बात नहीं होती तो वो अपनी पीआर का इस्तेमाल करते हैं। मतलब गवर्नमेंट में कोई जान पहचान है, कुछ मीडिया में जान पहचान है, तो वो अपना सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश करते हैं। फिर वो देते हैं थ्रेट ऑफ रिडंडेंसीज, कि आपका डिपार्टमेंट वगैरह ही बंद कर देंगे या फैक्ट्री ही बंद कर देंगे। फिर वो देते हैं चेंजेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फिर वो चेंजेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं कि भाई पहले ये चीज नहीं थी, अब ये चीज हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, आपको रीसाइन करना पड़ेगा। इस तरीके की शर्तें रखते हैं। फिर लॉकआउट्स, लॉकआउट्स मतलब सही है भाई आपको काम नहीं करना तो हम फैक्ट्री बंद करके जा रहे हैं, जब आपका मूड हो काम करने का तो आप आ जाइएगा। तो ऐसा तब होता है जब बिजनेस के पास जब ओनर के पास दूसरे बिजनेसेस भी चल रहे होते हैं। तो अक्सर जो है वो ओनर ताला लगा देते हैं फैक्ट्री में, बोलते हैं सही है आप स्ट्राइक पे रहें, सही है, और स्ट्राइक पे जब आपको आना हो वापस तो आप आ जाएगा, ताला फैक्ट्री का खुल जाएगा। तो अक्सर इस तरीके के इंडस्ट्रियल एक्शन एम्प्लॉयर भी लेता है। सही है। तो ये आपका पूरा ट्रेड यूनियन है और ये आपका पूरा एचआरएम का चैप्टर है। सही है। तो एचआरएम के रोल्स हमने सारे जो है वो डिस्कस करें। अब इन रोल्स के ऊपर काफी जो है वो क्वेश्चंस आ सकते हैं सेपरेट सेपरेट। ट्रेनिंग पे सवाल आ सकता है, एम्प्लॉयज, अच्छा, एचआर के फंक्शंस के ऊपर सवाल आ सकते हैं कि भाई ये जो रोल्स हैं इनमें से बताओ सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन सा है। 12 मार्क का सवाल इस पे आ सकता है, 8 मार्क का सवाल आ सकता है। सही है। तो कैसे उनको अटेम्प्ट करेंगे 8-12 मार्क्स वाले, आज इंशाल्लाह टाइम बचता है तो हम लोग वो भी डिस्कस कर लेंगे।